हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के अंतर्गत यानी कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अंतर्गत जो है हम बात करेंगे कि पर्यावरण क्या होता है और उसके साथ साथ सतत विकास को देखेंगे। पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण एवं सतत विकास, ठीक है, सतत विकास को हम देखेंगे, ये भी याद रखना, ठीक है। अब देखो, जो पर्यावरण है इसको हम लोग कहते हैं इन्वायरमेंट। सबको पता है इन्वायरमेंट के बारे में, अधिकतर लोग सुनते आते हैं कि इन्वायरमेंट में ये चीज हो चुका है या ऐसे हो रहा है, पर्यावरण में ये सब चीजें हो रही हैं, उसको हम काफी डिटेल में समझेंगे। और सतत विकास एक बहुत ही अच्छा टर्म है, इसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल 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 डेवलपमेंट, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है इसको भी हम लोग अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे हम देखें कि आखिर में पर्यावरण होता क्या है, ठीक है। देखो, पर्यावरण जो वर्ड है ना वो दो वर्ड से मिलके बना है, परि प्लस आवरण से, ठीक है। बस ध्यान से देखना, चीजें सब क्लियर कर दूंगा। देखो, परि प्लस आवरण, परि का मतलब होता है चारों ओर, ठीक है, चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है ढका हुआ, ठीक है, ढका हुआ या घेरे हुए, जो कुछ भी कह लो, ठीक है, ढका हुआ या घेरे हुए। यानी कि हमारी चारों तरफ का वो चीजें जो हमको ढके हुए हैं, ठीक है, हमको पूरी तरह से ढके हुए हैं, उन्हीं को तो हम बोलते हैं पर्यावरण। अब ये क्वेश्चन एराइज होता है कि हमारी चारों तरफ क्या है, ठीक है। तो हमारे चारों तरफ का वो क्षेत्र, ठीक है, जैसे हमको क्या ढका हुआ है, सबसे पहले देखो वायु है हमारे चारों तरफ, यानी कि हमारे चारों तरफ जो हमसे रिलेटेड है, एयर है, ये भी पर्यावरण में आता है। उसके बाद जो है, जो जल है यानी कि वाटर है, ठीक है, ये भी पर्यावरण में आता है। और क्या होते हैं, अब देखो भाई, सॉइल है यानी कि मिट्टी है, जिसको हम जमीन, लैंड भी बोल सकते हो, ठीक है, यानी कि लैंड भी हो सकता है, ये भी तो इसके अंतर्गत आएंगे। उसके बाद जीव जंतु हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, जीव जंतुएं हैं, ठीक है, यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, ठीक है, ये भी हमसे, हमारे चारों तरफ है। तो वायु हो गया, जल हो गया, श्वायल हो गया, भूमि भी कह सकते हो, ठीक है, ये चारों तरफ हमसे जो है कनेक्टेड है सामूहिक रूप से। इन सभी को सामूहिक रूप से जो है हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रहा होगा कि पर्यावरण में हमने क्या देखा कि दोस थिंग्स, ठीक है, यानी कि वो सभी चीजें जो हमारे चारों तरफ हैं, यानी ऑल थिंग्स अराउंड अस, ठीक है, ऑल थिंग्स अराउंड अस, ठीक है, यानी कि वो सभी चीजें जो हमारे चारों तरफ बिखरी पड़ी हैं, वो सभी जो है क्या कहलाती हैं, पर्यावरण कहलाती हैं। आई होप आप सभी को जो है ये चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो पर्यावरण में हम ये चीज तो समझ गए कि क्या क्या है, लेकिन पर्यावरण को थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। देखो, पर्यावरण यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो पर्यावरण में क्या क्या चीजें आती हैं, देखो पर्यावरण से क्या कनेक्टेड है ये भी हम यहाँ समझे। तो पर्यावरण से सीधे डायरेक्ट देखो, इसी में आता है, इसी में पर्यावरण के अंदर आता है वायुमंडल। क्या आता है, वायुमंडल, ठीक है। तो पर्यावरण में आता है वायुमंडल, जिसे हम लोग कहते हैं एटमॉस्फियर, ठीक है, एटमॉस्फियर, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि पर्यावरण में आता है वायुमंडल, एटमॉस्फियर। पर्यावरण में ही आता है जैव मंडल, ठीक है, जैव मंडल। एक एक चीज में क्लियर कर दूंगा, सब बताऊंगा कि क्या क्या होता है। और जैव मंडल को हम लोग जानते हैं बायोस्फीयर के नाम से, ठीक है, जैव मंडल को हम लोग जानते हैं बायोस्फीयर के नाम से। उसके बाद देखो, इसी में आता है, ठीक है, पर्यावरण में आता है स्थल मंडल, यानी कि जमीन वाला हिस्से को हम लोग बोलते हैं क्या, स्थल मंडल, स्थल, ठीक है, स्थल मंडल, ठीक है, स्थल मतलब जमीन वाला हिस्सा, जिसको हम लोग बोलते हैं लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर, लिथो का मतलब होता है स्टोन, चट्टान, तो जमीन वाले हिस्से को बोलते हैं हम लोग क्या, लिथोस्फेयर। और क्या रह गया है, देखो पानी वाला हिस्सा भी आता है, उसको हम लोग बोलते हैं जल मंडल। क्या बोलते हैं,
जलमंडल, ठीक है, जलमंडल, और इसको बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पे कि एक तो हमारे पास क्या हुआ, वायुमंडल हो गया, दूसरा जैवमंडल हो गया, तीसरा जलमंडल, और चौथा जो है स्थल मंडल, जिसे हम कहेंगे क्या, ये सारा का सारा मिल करके जो है सभी पर्यावरण के भाग हैं, सभी मिल करके जो है पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ये एक दूसरे से, ये भी मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे, दीज आल फोर्स कंपोनेंट विच आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, सभी जो है आपस में जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। देखो यानी कि ये इससे कनेक्टेड होता है और ये वाला खुद इससे कनेक्टेड होता है, ठीक है। विदाउट, इसमें से किसी एक के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है, यानी सबका होना जरूरी है। तो ये भी मैं यहाँ बता दूं कि सबके सब जो है एक मिल करके, ये नहीं कि एक इसमें से गायब रहा तो ये बना लेगा, ठीक है। सारे के सारे जो है आपस में मिल करके ही क्या करते हैं, जैव मंडल का, सॉरी, पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अब हम एक और चीज बताते रहे हैं कि देखो, जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल भी दो चीजों से मिलके बना होता है। एक तो होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर को हम बोलते हैं हिंदी में क्षोभ मंडल, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल। अब हम बताएंगे नेक्स्ट जो है कि क्या क्या होते हैं, किसमें क्या क्या पाए जाते हैं। अभी बस इतना समझो कि ये पर्यावरण है, पर्यावरण में तुम्हारे स्थल मंडल, जमीन वाला हिस्सा आता है, फिर पानी वाला हिस्सा जिसे जलमंडल बोलते हो, उसके बाद जो है जहाँ पे जीवन है, ठीक है, जहाँ पे लोग रहते हैं, लिविंग बींग्स रहते हैं, उसको जैवमंडल, बायोस्फीयर बोलते हो। वायुमंडल यानी कि जो हवा है वो वायुमंडल है। वायुमंडल दो मंडलों से मिलकर बना है, एक ट्रोपोस्फेयर और दूसरा जो है यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं स्ट्राटोस्फेयर, स्टार्टो, ठीक है, स्टार्टो स्फेयर, ठीक है, STRATOS, ठीक है, स्टार्टोस्फियर, जिसको हम लोग बोलते हैं समताप मंडल, समताप मंडल। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा यहाँ पे क्या है। अब हम एक बात बता दें, देखो यहाँ पे ये जो वर्ड यहाँ पे देख रहे हो ना, ये जो स्थल मंडल है, स्थल मंडल में क्या क्या चीजें आती हैं सबको पता है। स्थल मंडल में देखो माउंटेन्स भी आ जाएंगे, ठीक है भाई, पर्वत भी तो आते हैं, ठीक है, पर्वत इसमें आ जाएंगे। स्थल मंडल में ये भी तो पर्वत वाला स्थलीय हिस्सा है। फिर मैदानी भाग आ जाएंगे, यानी कि प्लेन आ जाएंगे, प्लेन्स आ जाएंगे, जो मैदान भाग हैं, मैदानी भाग होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है डेजर्ट आ जाएंगे, मरुस्थल आ जाएंगे, ठीक है, डेजर्ट वाले भी इसी में आ जाएंगे, डेजर्ट वाला हिस्सा भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो पर्वत आ जाएंगे, माउंटेन्स इसी में, हिल्स वगैरह सारे आ जाएंगे। फिर उसके बाद प्लेन्स वाला हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। देखो प्लेट्यू भी उसी का हिस्सा है, लेकिन मैं फिर से यहाँ पे मेंशन कर दूं, जो पठारी क्षेत्र है, ठीक है, पर्वत में ही कवर हो जाएगा, ये भी इसमें। तो ये सब मिलाकर स्थल मंडल वाले हिस्से हैं। जल मंडल में यानी कि वो हाइड्रोस्फीयर में कौन कौन से, सबसे पहले देखो सबसे ज्यादा जो पानी वाला हिस्सा होता है ना, वो ग्लेशियर के फॉर्म में होता है, ठीक है, ग्लेशियर के फॉर्म में, जिसे हम लोग बोल सकते हैं हिमनद, ठीक है, ये बर्फ के फॉर्म में रहता है, ठीक है। पानी और कहाँ रहता है, झील, झील में देखोगे झील भी होता है, ठीक है, लेक्स के फॉर्म में रहते हैं, पानी जो है लेक्स के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। फिर नदी, नदी में यानी कि रिवर के फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। उसके बाद ओशियंस, ओशियन में भी रहेंगे यानी कि समुद्र में। फिर उसके बाद जो है सागर जिसको बोलते हो। फिर उसके बाद जो है सी में होंगे। ये सभी जो है इन रूपों में पाया जाता है। अगर हम जैव मंडल की बात करें तो जैव मंडल में देखो क्या होता है, जैव मंडल में प्लांट भी आते हैं, प्लांट भी यानी कि जो है पौधे भी आएंगे, और साथ ही साथ जो है एनिमल भी आएंगे। तो इस तरह से जो है इन सभी का एक कनेक्शन होता है, तब जाकर के जो है एक ये बनता है पूरी की पूरी तरह से, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रहा होगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो देखो इसी में है, यानी कि सारे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो हमने देखा इतनी सारी चीजें हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन इन्हीं सभी चीजों को जो है हम करके एक सेपरेट हम डिवीजन करेंगे। क्या डिवीजन करेंगे, देखो यानी कि इतना सारा हम लोग देख लिए हैं कि स्थल है, वायु है, पानी है, ठीक है, प्लांट्स हैं, ये सब जो है, तो यानी कि याद रखना
कि हमको पता चल गया कि पर्यावरण क्या चीज है, ठीक है। और पर्यावरण में हम लोगों ने देख लिया कि कौन कौन से चीजें आती हैं, वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, जैव मंडल। अब हमको देखना है कि भाई पर्यावरण जो होता है ना, पर्यावरण, ठीक है, इसके घटक कौन कौन से हैं। घटक बोले तो कंपोनेंट, कंपोनेंट, कंपोनेंट जो है कौन कौन से हैं। तो इसके दो कंपोनेंट हैं, कौन कौन से, याद रखना। एक कंपोनेंट है जिसे हम बोलते हैं बायोटिक, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बायोटिक, ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट। और दूसरे को बोलते हैं हम एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। इसे हिंदी में बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जैवी घटक, ठीक है, जैवी। और इस वाले को बोलते हैं अजैविक घटक, ठीक है, जैविक घटक और अजैविक घटक। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रहा होगा, जैविक घटक और अजैविक घटक। अब देखो किसको हम कहेंगे जैविक घटक और किसको कहेंगे अजैविक घटक, बात तो यही है। तो हमने कहा देखो भाई, जिसके पास ना लाइफ हो, जिसके पास जिंदगी हो, ठीक है, जीवन हो जिसके पास, उसी को, ऐसे घटक को हम बोलेंगे जैविक घटक। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, तो कोई भी, देखो इसमें जैविक घटक में कौन कौन से आएंगे, देखो जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो जो पेड़ पौधे होते हैं, ये भी जैविक घटक के आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है जो एनिमल होते हैं, ये भी जैविक घटक में आ जाएंगे। और साथ ही साथ जो है कुछ माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो भी जैविक घटक में आ जाएंगे, जिनको हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। यानी कि पेड़ पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव, ये जैविक घटक के रूप में जो है आ जाएंगे। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अब देखो जो अजैविक घटक है, जिसे हम एबायोटिक कहते हो, ठीक है, वो कौन कौन सी आती है। देखो एबायोटिक घटक को जो है ना हम फिजिकल कंपोनेंट भी कहते हैं, यानी कि एबायोटिक को हम बोलते हैं फिजिकल फिजिकल कंपोनेंट। इट इज आल्सो नोन एज द भौतिक, यानी कि फिजिकल कंपोनेंट, यानी कि भौतिक घटक। तो ये भी क्लियर हो गया। अब ये क्या है ना, देखो इसमें भौतिक घटक में क्या आते हैं, जैसे मान लो जो है जमीन वाला हिस्सा, लैंड है, हमसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद वाटर है, ठीक है। उसके बाद और कौन से है, देखो सन है, ठीक है। उसके बाद जो है माउंटेन है, ठीक है। उसके बाद और कौन है, एयर है, ठीक है, एयर है। और क्या है एयर के अलावा, ठीक है, ये जितने भी हैं, लेक्स हैं, ठीक है, पानी वाला हिस्सा तो हमने बता ही दिया है इसमें। ये सारे के सारे जो है जितने कंपोनेंट है, बस ये सुनो, ये जान लो, जिसके पास जीवन नहीं है, जिसके पास जीवन नहीं है, वो भी हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि पर्यावरण में दो चीजें हैं, पर्यावरण में वो जो लाइफ वाले हैं और एक जो है विदाउट लाइफ वाले। तो ये यहाँ पे हमने दो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, कि जब हम ये चीजें देखते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या समझे कि ये जो है आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, ये जब जुड़े हुए हैं तो देखो किसी भी ह्यूमन की, जो मानव होता है, ह्यूमन होता है ना, ठीक है, ह्यूमन, वो इन सभी चीजों से, यानी कि ए बायोटिक जो कंपोनेंट है ना, ठीक है, उससे डायरेक्टली कहो, डायरेक्टली कहो, या तुम कहो इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली, ठीक है, इन दोनों से जुड़ा रहता है, ठीक है। और यही नहीं, इनके बगैर जो है ये अपना लाइफ सरवाइव नहीं कर सकता है, इसलिए जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इससे रिलेटेड जो है हम चीजें देख ली हैं पूरी की पूरी, किस तरह से जो है ये यहाँ पे चेंज हुआ है, मतलब किन किन हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। देखो अब हम यहां से देखो क्या हुआ कि एक बार जो है यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछ लिया था, यूपीएससी, ठीक है, ने एक क्वेश्चन पूछा था, सीधे सीधे क्या पूछा था कि पर्यावरण से क्या अभिप्राय है, और चार ऑप्शन दे दिया था। तो जब हमको पता होना चाहिए कि हम पर ये पूरा जो अभी हम डिटेल बताए ना वो सभी कनेक्टेड है, यानी कि पर्यावरण में क्या आएगा, वायु, जल, पौधे, पशु, दुनिया, जो भी है, ठीक है, जैविक हो, अजैविक हो, कोई सांस्कृतिक तत्व भी हो, जैसे धर्म हो, सांस्कृतिक पर्यावरण। देखो यहाँ पे हम एक मेंशन कर देते हैं, ठीक है, मानव द्वारा जो है, मानव द्वारा निर्मित, ठीक है, मानव द्वारा निर्मित कोई भी चीज हो, ठीक, ह्यूमन मैनमेड होना चाहिए,
ठीक है, ये बोल रहा है कि अगर कोई ह्यूमन मैनमेड है, ठीक है, ह्यूमन यहाँ हटा ही दो, ठीक है, यानी कि मैनमेड हो है कोई चीज, ठीक है, तो कह रहा है वो भी जो है इसके अंदर शामिल है पर्यावरण में, ठीक है। जैसे इसको बोलते हैं सांस्कृतिक पर्यावरण, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक पर्यावरण। तो ये भी याद रखना कि सांस्कृतिक पर्यावरण में क्या क्या चीजें आने वाली हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे इसके अंतर्गत जो है सांस्कृतिक पर्यावरण में जो है धर्म आ जाएगा, ठीक है, इसके अंदर जो है क्या आ जाएगा, धर्म आ जाएगा, ठीक है। और क्या आ जाएगा, धर्म के अलावा यहाँ पे कोई नैतिकता है, मोरालिटी है, ठीक है, नैतिकता है, ये भी पर्यावरण में शामिल है, ठीक है। उसके बाद जो कोई प्रथाएं हैं, प्रथाएं हैं जैसे कस्टम है, ठीक है, ये भी जो पर्यावरण में आता है, ठीक है। विधि है, कोई व्यवहार हो रहा है, ठीक है, कोई लॉ है, ठीक है, ये सारी चीजें शामिल है, ठीक है। ये भी याद रखना कि आखिर में जो है ये सांस्कृतिक। तो एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि पर्यावरण में क्या अभिप्राय है या पर्यावरण में क्या सम्मिलित है। तो देखो भाई, यहाँ पे इनके घटक मैंने बता दिए कि भौतिक घटक भी सम्मिलित है, ठीक है, भौतिक पर्यावरण, उसके बाद जैविक भी घटक है यानी जैविक भी पर्यावरण है, प्लस सांस्कृतिक भी सम्मिलित है। तो ये भी याद रखना, अधिकतर लोग इन्हीं दोनों को देख करके सही मार के चले आते हैं, ये वाला भी इसमें सही है, तो याद रखना यहाँ पे है। और उसके बाद देखो एक बार और क्वेश्चन जो है बीपीएससी ने पूछ लिया था, ठीक है, बीपीएससी, बिहार पीसीएस, बिहार लोक सेवा आयोग ने जो है बीपीएससी जो है 2011 में पूछ लिया था। क्या पूछा था, पर्यावरण किससे बनता है। तो ऑप्शन ए में था जैविक घटक से, ठीक है, देखो कितना आसान है, जैविक घटक से, ठीक है। बी ऑप्शन में था भू आकृति, भू आकृतिक घटक से, भू आकृतिक घटक से, ठीक है। उसके बाद जो सी ऑप्शन में था अजैविक घटक से, ठीक है, अजैविक घटक से। और डी ऑप्शन में था ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। तो अब इसमें कौन ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी तो सही है। बताओ, ये सारे के सारे तो मैंने बताया कि इसमें जो है पर्यावरण में आते हैं और सभी मिल करके जो है पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर होगा और बेसिक चीज मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो दूसरा हमारा पॉइंट है आज के इस वीडियो सेशन में, हमने पहले ही बता दिया कि दूसरा जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि धारणीय विकास या सतत विकास किसे कहते हैं, ठीक है। धारणीय विकास, धारणीय विकास या सतत विकास, धारणीय, धारणीय विकास या सतत विकास किसे कहते हैं, इसे ही हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं, ये चीज हमको समझना है। इसको बस हम बेसिक से समझते हैं। देखो क्या हुआ कि धारणीय विकास को, देखो हम इतना ज्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, हम विकसित होते चले जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि हम विकसित होने की कोशिश कर रहे हैं और इतनी सारा जो है विकास कर रहे हैं, और उस विकास के चक्कर में जो है ना प्राकृतिक जो संसाधन है, ठीक है, प्राकृतिक जो रिसोर्सेस हैं, नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, उसका हम दोहन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, उसको कंज्यूम बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि देखो एक बार जो है 1987 में, 1987 में एक वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, एक बनाया गया, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं WCED, ठीक है। WECD का फुल फॉर्म मैं लिख दे रहा हूं, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड कमीशन, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट, ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, एंड डेवलपमेंट। ये क्या किया कि अपनी रिपोर्ट एक प्रस्तुत की, ये जो है ना अपनी एक रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की। उस रिपोर्ट का नाम था, ये भी समझ लो उस रिपोर्ट का क्या नाम था, उस रिपोर्ट का नाम था अवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है,
आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, यानी कि 1987 में WCED वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जिसका नाम था उस रिपोर्ट का आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, और ये जो आवर कॉमन फ्यूचर था 1992 में जो आयोजन होने वाला था पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है, उसका जो यानी कि अर्थ समिट जिसको बोलते हो, अर्थ समिट, ठीक है, 1992 का जिसको बोलते हो पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन, उसका जो है उसमें जो एक रिपोर्ट था, ठीक है, एजेंडा, ये जो रिपोर्ट है ना इसमें प्रस्तुत किया गया, और एजेंडा 21, एजेंडा 21, एजेंडा 21 में जो है ये घोषणा किया और पूर्ण समर्थन दिया गया क्या, कि देखो भाई ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोई वर्ड है, इसका जो है पालन करना होगा। अब ये चीज तो हमने देख लिया कि कौन किसने रिपोर्ट दिया, किसना उसमें, लेकिन रिपोर्ट में क्या था एजेंडा 21 में हम पूरा देखेंगे एजेंडा 21, लेकिन पहले तो एक बात हमको ये क्लियर हो जाए, ठीक है, कि आखिर में ये जो है क्या है। ठीक है, आखिर में ये क्या है जो धारणीय विकास की बात की जा रही है। ठीक है, तो देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है, तो वही मैंने कहा कि हम अभी यानी कि इतना ज्यादा जो है विकास कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ जो है जो नेचुरल रिसोर्स हैं, प्राकृतिक जो संसाधन है, उसको जो है हम दोहन करते चले जा रहे हैं। तो यही कहा गया कि देखो भाई विकास कर रहे हो ठीक है, हम अपने देश का विकास कर रहे हैं, विकास करना सही है, लेकिन उस चीज का जो प्राकृतिक संसाधन है उसका दोहन इस प्रकार से मत करो कि आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है, तुम्हारी आने वाली जो पीढ़ी है ना, उसका लाभ न ले सके। ठीक है, तुम्हारे आने वाली जो पीढ़ी है उसका लाभ ले न सके, इसलिए हमको डेवलप करना है, हमको डेवलपमेंट जो है अपने आप को करना है, लेकिन ऐसा करना है कि आने वाली जनरेशन भी उसका लाभ ले सके, यानी कि हमको जो है बैलेंस बना के चलना है, हमको बैलेंस बना के चलना है। हम थोड़ी सी दूसरी भाषा में समझते हैं, देखो एक एग्जांपल लेकर के, कि मान लो कि मेरे पास जो है प्रेजेंट टाइम में सोचो कि मेरे पास पेट्रोल है, ठीक है, और हम जो है उस पेट्रोल का दोहन कर रहे हैं, मतलब हम उस पेट्रोल का यूज कर रहे हैं, मस्त मस्त गाड़ी में घूम रहे हैं, ठीक है, और हम कहीं भी थोड़ा सा भी काम के लिए जाते हैं वहां पे बाइक लेके पहुंच जाते हैं, ठीक है, या कुछ भी करने गाड़ी से जा रहे हैं। भाई हर घर जो है गाड़ी, हर घर के पास जो है गाड़ी है, ठीक है, हर लोगों के पास है, लेकिन आने वाले टाइम में देखो क्या होता है कि इतना ज्यादा हम लोग यूज कर ले रहे हैं इन सभी चीजों का, कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, क्या पता ये चीजें हो ही ना। ठीक है, आने वाली जनरेशन जो है वो गाड़ी से ना चले, फिर से साइकिल पे आ जाए। ठीक है, अब वो जब देखेगी तो भाई चार बात सुनाएगी, चार गाली देगी ही देगी, कि तुम लोग जो है बढ़िया मस्त घूमते थे बुलेट से, और हम लोग देखो अगर बचा कर रखे होते तो आज हम लोग भी घूम लिए होते बाइक से, हम लोग साइकिल से चलना पड़ रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात देखो क्या है, इसमें देखो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास की कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है, कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जो इस तरह से करे ना कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसका यूज कर ले, यानी कि बड़ी ही बुद्धिमत्ता से जो है हमको इसका यूज करना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में जो है काफी संकट हो जाएगा। और साथ ही साथ जो है इसमें सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण की बात की गई है, यानी कि जो जो बायोटिक जो कंपोनेंट है ना उनके कंजर्वेशन की बात की गई है, कि भाई प्लांट है, पौधे जो हम जिसका हम दोहन कर रहे हैं उसको बचा लें। ठीक है, ठीक है, विविधता का संरक्षण है, अप्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण है। ठीक है, ये भी याद रखना, यहाँ मैं लिख दे रहा हूं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सतत विकास, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, सतत विकास के लिए क्या जरूरी है, के लिए देखो क्या चाहिए सतत विकास के लिए, तो कह रहे देखो जैविक जो विविधता का संरक्षण है, जैविक विविधता का संरक्षण पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है प्रदूषण का जो है नियंत्रण, प्रदूषण पर जो है नियंत्रण, प्रदूषण पर
नियंत्रण होना चाहिए, इससे होता है। और क्या हो जाएगा, और क्या देखने के लिए मिलेगा, निर्धनता जो है, गरीबी भी क्या होगी, घट जाएगी, निर्धनता घट जाएगी। ठीक है, ये 3 पॉइंट याद रखना। ठीक है, अगर सतत विकास के लिए जो है ये आवश्यक है। तो यहाँ पे जैव विविधता का संरक्षण भी हो जाएगा, प्रदूषण भी कम हो जाएगा, और उससे जो है निर्धनता भी घट जाएगी। क्यों निर्धनता घट जाएगी, क्योंकि बहुत से परिवार जो है उस रिसोर्स पे टिके हुए हैं, ये भी याद रखना। बहुत से ऐसे फैमिली हैं, बहुत से ऐसे ट्राइबल्स हैं, एरिया हैं जहाँ पे लोग जो है जंगल में जाते हैं, चीजों को काट करके पेड़ पौधों को बेचते हैं, या तमाम चीजें, कोई जरूरी नहीं काट के बेचते हैं, बहुत से ऐसे चीजें हैं जो प्लांट से जो है डिपेंडेंट है, तो वहां पे ये काम करके जो अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये भी याद रखना, ये सब के सब जो है डिपेंड करते हैं। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको क्लियर होगा। तो अब देखो एक चीज और हम यहाँ पे लिख देते हैं कि कुछ जो है यहाँ पे कुछ सम्मेलन हुए, उस सम्मेलन का मैं एक सीक्वेंस में बना दे रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यूपी पीसीएस जो है प्री का एग्जाम में 2020 में क्वेश्चन आया था, उसको मैं कलेक्ट कर दे रहा हूँ। क्या पूछा था, देखो, द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन का ईयर पूछा था। देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, द लिमिट टू ग्रोथ, द लिमिट टू ग्रोथ, इस रिपोर्ट का जो प्रकाशन है ना 1972 में किया गया था, तो ये भी याद रखना। उसके साथ ही साथ जो है मैं एक दो और रिपोर्ट को मेंशन कर रहा हूँ। एक और है जो है ब्रटलैंड आयोग का रिपोर्ट है। ठीक है, ब्रटलैंड कमीशन, उसका है 1987 में, कई बार मिलाने के लिए पूछ देता है। ठीक है, उसके बाद मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1989 में है, आया था। ठीक है, उसके बाद जो है रियो अर्थ समिट। ठीक है, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जिसको बोलते हो, रियो अर्थ समिट की बात कर लें तो ये जो है 1992 में आया था। ठीक है, 1992 में हुआ था। तो एक बार फिर से हम देखते हैं कि द लिमिट टू ग्रोथ जो रिपोर्ट है उसका प्रकाशन 1972 में हुआ था। ब्रटलैंड कमीशन का जो रिपोर्ट का प्रकाशन 1987 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 में, और रियो अर्थ समिट 1992 में हुआ था। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि आखिर में ये क्या है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर हम यहाँ पे देख लेते हैं सतत विकास के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण पर नियंत्रण, निर्धनता का घटना। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट। धारणी विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के जो है ये कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए, कुछ गोल निर्धारित किए गए। ठीक है, जो 2030 तक इसको जो है प्राप्त करना आवश्यक है। ठीक है, वो लक्ष्य क्या क्या है उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो जो गोल है, ठीक है, लक्ष्य कब प्राप्त करना है, 2030 तक जो है इसको प्राप्त कर लेना है। उससे पहले, सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम जो है, सर्वप्रथम 2012 में एक रियो प्लस 20 करके एक जो है सम्मेलन हुआ। वहां पे जो है 17 गोल जो है प्रस्तावित किए गए। 17 गोल जो है क्या किए गए, प्रस्तावित किए गए, और वो 17 गोल को ही कहा गया, उन 17 गोल को ही कहा गया एसडीजी 17। क्या कहा गया, इसको ही कहा गया एसडीजी 17। इसको हम कह सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17, यानी कि टोटल 17 जो है गोल है, कौन कौन से हैं उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो गोल है वो क्या है, वो बात करता है, फर्स्ट गोल वो बात करता है गरीबी की समाप्ति को लेकर के। ठीक है, आखिरी में हम सभी इंपॉर्टेंट जो गोल हैं, लक्ष्य हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। पहले तो एक एक करके देख लें। गरीबी की
समाप्ति की बात करता है, ठीक है, गरीबी की समाप्ति। सेकंड जो है वो बात करता है भूखमरी की समाप्ति, ठीक है, भूखमरी की समाप्ति, ठीक है। और थर्ड नंबर जो बात करता है वो जो है लोगों के स्वास्थ्य, यानी कि सीधी सीधी बात है, स्वास्थ्य एवं आरोग्यता, आरोग्यता के बारे में बात करता है, ठीक है। चौथा नंबर जो है शिक्षा से संबंधित है, यानी कि क्वालिटी वाला शिक्षा हो, गुणवत्तापूर्वक जो है शिक्षा हो। जो पांचवा नंबर है वो लैंगिक समानता, ठीक है, लैंगिक समानता के बारे में डिस्कस करता है, ये लक्ष्य प्राप्त करना है। छठवां जो गोल है जो क्लीन वाटर से रिलेटेड है, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता के बारे में बात करता है, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता। सातवां नंबर जो है स्वच्छ ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा से रिलेटेड है, बस इतना ही हमको ध्यान देना, की पॉइंट देखना है इसमें। आठवां नंबर जो है अच्छे कार्य, उत्कृष्ट कार्य एवं स्वच्छ ऊर्जा, ये तो हो गया आर्थिक वृद्धि जिसको बोलते हो, ठीक है, आर्थिक वृद्धि के बारे में बात करता है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो यहाँ पे है वो कौन सा है, तो वो है यहाँ पे 9th नंबर गोल, जो उद्योग में नवाचार और बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित है, यानी कि उद्योग से रिलेटेड है, ठीक है, उद्योग प्लस उसमें नवाचार कैसे लाया जाए, ठीक है, ये सब जो है 9th नंबर गोल में है। 10th नंबर गोल में जो है जो भी इनइक्वलिटीज है, जो भी असमानताएं हैं उनमें कमी लाया जाए, असमानताओं में कमी की बात करता है, ठीक है। 11th नंबर जो गोल है वो शहरी और सामुदायिक विकास की बात करता है, वो भी धारणीय विकास होनी चाहिए, शहरी प्लस जो सामुदायिक विकास है, सामुदायिक विकास की बात करता है, ये 11th नंबर गोल। 12th नंबर गोल की बात करता है जो जिम्मेदारी के साथ जो है उपभोग करना, उपभोग और उत्पादन, ठीक है, वो भी कैसे होने चाहिए, जिम्मेदारी के साथ, ठीक है, जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन होना चाहिए। उसके बाद 13 नंबर जो है बात करता है जलवायु कार्रवाई, यानी कि जलवायु से रिलेटेड है। 14 नंबर जो है ये जल जीवन, जल में जो जीवन है यानी कि जलीय जो जीव हैं, ठीक है, उनकी सुरक्षा से संबंधित बात करता है, जलीय जीवों की सुरक्षा, ठीक है। 15 नंबर जो है मेरे पास वो है स्थल पर जीवन, यानी कि स्थलीय जीवों की सुरक्षा, स्थलीय जीवों की सुरक्षा, ठीक है। जो 16 नंबर है वो ये कहता है शांति न्याय, शांति न्याय और सशक्त संस्थाएं, ठीक है, तो बस इतना ही याद रखना, शांति न्याय से संबंधित बात करता है। 17 नंबर जो है लक्ष्यों के लिए भागीदारी, लक्ष्यों के लिए लोगों का कितना पार्टिसिपेंट है वो बात कर रहा है, लक्ष्यों की भागीदारी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए वो क्या है, सारा तो हमको नहीं याद करना है, तो जो इंपॉर्टेंट है उसी को हम यहाँ पे मार्क करते हैं। सबसे पहले देखो जो गोल 13 है वो बात करता है जलवायु से रिलेटेड, तो यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जलवायु, ठीक है, ये भी याद रखना, जलवायु मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। उसका 14 जो है जलीय जीवों की सुरक्षा, 15 जो है स्थलीय जीवों की सुरक्षा, 16 शांति न्याय, ये तीन यहाँ पे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना यहाँ से, ये तो तीन काफी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से ऐसे मार्क कर लेते, टोटल 4 हो गए, ठीक है, याद कर लेना। देखो जलवायु, जैसे जलवायु पढ़ोगे तुरंत ये दोनों साथ में करो, 13 और 14 जल से रिलेटेड, जलवायु और जलीय जीवों की सुरक्षा, ठीक है। जब 15 और 16 पढ़ोगे तो देखो स्थलीय जीवों की सुरक्षा, जीवों की सुरक्षा हो जाएगी तो फिर उनको जो है न्याय और शांति की व्यवस्था, ऐसे याद कर लो, उनके लिए न्याय और उसके लिए व्यवस्था। तो 13 14 जल से रिलेटेड है और 15 16 जो है किससे रिलेटेड है, ये जो है स्थल से रिलेटेड है, ठीक है।
ये भी याद रखना। उसके बाद जो अगर यहाँ पे और कौन सा है, उद्योग एवं नवाचार है, ठीक है, असमानताओं में कमी, ये दो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, हम देख लेते हैं नेक्स्ट, तो ये यहाँ पे गरीबी की समाप्ति, गोल नंबर फर्स्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। भुखमरी की समाप्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है। गोल नंबर 4 शिक्षा, और 5 लैंगिक समानता, ठीक है। उसके बाद 6, ये टोटल जो है यहाँ पे जो गोल दिए गए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। फिर से हम रिकॉल कराते हैं। गोल नंबर जो फर्स्ट है, गोल नंबर फर्स्ट, ठीक है, ये फर्स्ट हमको याद करना है बिल्कुल यहाँ, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, गरीबी की समाप्ति गोल नंबर फर्स्ट है। सेकंड भुखमरी है। उसके बाद फोर्थ जो है इंपॉर्टेंट शिक्षा। पांचवा लैंगिक जो समानता है। छठवां जो है स्वच्छ जल एवं स्वच्छता की बात करता है। उसके बाद 9वां नंबर जो है यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उद्योग एवं नवाचार। 10वां गोल जो है असमानताओं में कमी। फिर उसके बाद 13, 14, 15 और 16 हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट क्या है। तो देखो यहाँ पे इतने सारे जो हमने गोल बता दिए, 17 गोल, और उसमें जो है इंपॉर्टेंट गोल भी हमने बता दिया। अगर हम बात करें 2021 और 22 के आंकड़े के हिसाब से, ठीक है, 2000 जो 22 है, 2022 की जो आंकड़े हैं उसमें भारत जो है इसमें गोल को अचीव करने के लिए SDG इंडेक्स जो है इसमें भारत का 121वां स्थान था, ठीक है। भारत का जो है 121वां स्थान था SDG रैंक में। और SDG रैंक 2023 की मैं बात करता हूँ, ठीक है, 2023 में भारत का जो रैंक है वो है 112। 112 कितने में से, आउट ऑफ 162 कंट्रीज, ठीक है, ये भी याद रखना। भारत यानी कि इंडिया का जो SDG रैंक है वो 112 है 2023 का 162 कंट्रीज में, ये भी याद रखना। और इसकी थीम क्या है, इसकी थीम भी हमको याद रखना है। इसकी थीम है मेन स्ट्रीमिंग, ठीक है, मेन स्ट्रीमिंग, सस्टेनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट क्लाइमेट resilience for resilience for कलेक्टिव कलेक्टिव एक्शन, ठीक है। फिर से हम देख लेते हैं। देखो 2022 में इसका थीम 2022 में जो इसका रैंक था वो था क्या, 121वां। 2023 में इसका 162 कंट्री में जो है इसका 112वां रैंक था। थीम अगर 2023 की बताऊं तो मेन स्ट्रीमिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमिंग रेजिलियंस फॉर द कलेक्टिव एक्शन, इसकी जो है थीम थी, ठीक है। उसके बाद जो है अगर हम बात करें तो ये भी याद रखना कि यहाँ पे जो है इसके कुछ इम्पोर्टेंट जो, अगर हम बात करें 2022 में जो पहली रैंकिंग थी वो किसकी थी, तो याद रखना फिनलैंड। फिनलैंड हमेशा बाजी मारती है, ठीक है, ये फिनलैंड में जो है इसका पहला स्थान था, ये भी याद रखना, ठीक है। और हम कुछ चीजें जो है एक्स्ट्रा जान लेते हैं। देखो 2023 में क्या हुआ था कि इसको जो है जो 2023 का जो यूनियो के द्वारा जो इसे माइलेट्स इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स घोषित किया गया था। ये भी आपको याद रहना चाहिए कि धारणीय जो कृषि है, ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चर के लिए जो है इसे भारत में, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल ईयर माइलेट्स, ठीक है, यूनियो के द्वारा जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स, ठीक है। फिर से हम बताते हैं। देखो क्या है कि जो SDG इंडेक्स में जो है धारणीय कृषि के जो आयाम है उसके पहलू को प्राप्त करने के लिए जो उससे संबंधित जो है 2023 में जो है यूएनओ ने क्या किया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स 2023 को घोषित किया था, ठीक है, ये भी याद रखना यहाँ पे। उसके बाद जो है
यहाँ पे देखो इससे रिलेटेड अगर हम बात करें एसडीजी में, अगर खुद का इंडेक्स की मतलब स्टेट वाइज इंडेक्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है यूपी का जो स्टेट वाइज इंडेक्स है वो था एसडीजी इंडेक्स 60। ठीक है, तो हमको यूपी का याद रखना है। और सबसे हाँ एक और चीज, सबसे अग्रणी जो राज्य था वो था केरल। ठीक है, तो केरल का कितना था, वो था 75। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।